गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती विद्या अरोरा क्लास 11th के सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग नागरिक शास्त्र के खंड क के पाठ 7वें पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसका आज तीसरा लेक्चर मैं आपको दूंगी। थर्ड पार्ट आपको बताऊंगी। संघवाद के अंतर्गत तीसरा भाग है केंद्र और राज्य संबंध। अभी तक हमने जाना संघवाद क्या है, संघात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं, संघात्मक शासन के गुण दोष क्या हैं, फिर एकात्मक शासन के गुण दोष क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र और राज्य वास्तव में भारत के संविधान में शरीर संघात्मक है, किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। यानी हमने संघात्मक शासन को तो अपनाया है, लेकिन हमने केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं, जिसके कारण ऐसा हमारे संविधान ने शक्तियां प्रदान की हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि देश में एकात्मक शासन है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इसका शरीर तो संघात्मक है, किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। संघात्मक शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र पृथक पृथक हों और उनमें सामंजस्य हो। संघीय शासन की सफलता विभिन्न सरकारों के पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य पर निर्भर करती है। संघात्मक शासन में दो प्रकार की सरकारें होती हैं बच्चों, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार, और इन दोनों सरकारों का संबंध निश्चित होते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों को हम तीन प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, तीन प्रकार से संबंधित हैं। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासकीय संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे, यानी केंद्र और राज्य का विधायी संबंध, केंद्र और राज्य का प्रशासकीय संबंध और केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य का विधायी संबंध सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार शासन के समस्त विषयों को तीन सूचियों में बांटा जाता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस समय यह विभाजन कुछ विशेष कारणवश किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात वे कारण समाप्त हो गए, किंतु संविधान बनाने वालों ने इस शक्ति विभाजन को अच्छा समझकर वर्तमान संविधान में स्थान दे दिया। शक्ति विभाजन का सिद्धांत हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। के सूची शक्ति विभाजन के सिद्धांत के आधार पर शासन के समस्त विषयों को तीन सूचियों में बांट दिया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय रखे गए: देश की रक्षा, देश में जल, थल, वायु सेना, विदेशी मामले, भारतीय नागरिकता, युद्ध, संधि, डाक, तार, टेलीफोन, आकाशवाणी, व्यापार, मुद्रा, विदेशी ऋण, बीमा, रिजर्व बैंक इत्यादि। इन विषयों की कुल संख्या है 97 और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को प्राप्त है। दूसरी है राज्य सूची। इस सूची में 66 विषय रखे गए हैं, जो सार्वजनिक योजना, आर्थिक योजना, शिक्षा, न्याय, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक मनोरंजन, यातायात, चिकित्सालय, नाप तौल इत्यादि ये राज्य सूची में रखे गए और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है बच्चों? राज्य सरकार को। तीसरी समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय हैं। इसमें सार्वजनिक योजना, आर्थिक योजना, श्रमिक हित, व्यापार संघ, विवाह, विवाह विच्छेद, नजरबंदी, कारखाने, बिजली का मूल्य नियंत्रण, समाचार पत्र इत्यादि। और इन विषयों पर दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। जिन विषयों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा गया है। और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है बच्चों? अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है। दूसरा है राज्य सूची पर संबंध। पहला हमने पढ़ा शक्ति विभाजन का सिद्धांत, दूसरा है राज्य सूची पर संबंध।
ये जो विभाजन किया शक्ति विभाजन के आधार पर, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें से अगर जो राज्य सूची के विषय हैं, उस राज्य सूची के विषयों में से यदि राज्य सरकार ऐसा घोषित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय केंद्र से संबंधित है या उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, तो केंद्र सरकार उस पर भी कानून बना सकती है। वैसे तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। किंतु भारत में केंद्र को चूंकि अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, इसलिए राज्यों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो कौन से विषय हैं, कौन से समय हैं जब राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है? जब विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाए। यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बनाया गया कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। दूसरा, संकटकालीन अवस्था में जब राष्ट्रपति आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण होने पर या संकट काल की घोषणा कर देता है, उस समय संसद को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और वह राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बना सकता है। ये कानून संकट काल समाप्त होने के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। राज्यों की इच्छा प्रकट करने पर राज्य यदि कुछ ऐसी इच्छा व्यक्त करें कि इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए, तो ऐसा संभव है। और विदेशी संधि होने पर यदि संघ सरकार ने किसी विदेशी राज्य से कोई संधि की है और संधि के आधार पर ही किसी विशेष योजना का निर्धारण किया गया है, तो उसका पालन करने के लिए संघ सरकार समस्त भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार रखती है। तीसरा है समवर्ती सूची के संबंध में। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, किंतु केंद्र को इस सूची के विषयों पर प्राथमिकता दी गई है। संसदीय कानून का विरोधी कानून पर संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची पर संसद ने कोई कानून बनाया है और उसके बाद राज्य की व्यवस्थापिका उक्त विषय पर ऐसा कानून बना दे जो संसदीय कानून के विरुद्ध हो, तो संसदीय कानून को वरीयता प्रदान की जाएगी। संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति राज्य की व्यवस्थापिका के समस्त अधिकार संघीय संसद को प्रदान कर सकता है। संकटकालीन स्थिति में वह ऐसा कर सकता है। और राज्यपाल का विशेषाधिकार है। संविधान ने राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किया है कि कुछ विषयों के संबंध में वह इन विषयों से संबंधित व्यवस्थापिका पर पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है। राष्ट्रपति को उनको स्वीकृत या अस्वीकार करने या उनको व्यवस्थापिका में अपने संदेश या प्रस्ताव के साथ लौटा देने का अधिकार प्राप्त है। तो इन विवेचनों से क्या स्पष्ट होता है बच्चों कि साधारणतः संघ और राज्य की सरकारों के अधिकार क्षेत्र पृथक पृथक हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में संघीय संसद राज्यों के विधायी शक्ति पर अधिकार कर सकती है। इन विशेष परिस्थितियों तथा उपबंधों के अतिरिक्त यदि वह सामान्य परिस्थितियों में राज्य की व्यवस्थापिका के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है, तो उच्चतम न्यायालय उसको रोक सकता है। दूसरे प्रकार के संबंध जो हैं वो है प्रशासकीय संबंध। अभी हम लोगों ने पढ़ा विधायी संबंध, अब हम पढ़ेंगे प्रशासकीय संबंध। संविधान ने संघ और राज्यों के प्रशासकीय क्षेत्र पृथक पृथक निश्चित किए हैं। इसी उद्देश्य के लिए संघ सूची और राज्य सूची बनाई गई है। समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, किंतु उसमें संघ सरकार को प्राथमिकता दी गई है।
इतना होने पर भी समवर्ती सूची के विषयों को राज्य सरकारों के अधीन रखा गया है। संघ सरकार को केवल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, क्योंकि देश की सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व संघ सरकार पर ही होता है। यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब संघ और राज्यों की सरकारों में पूर्ण सहयोग हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ सरकार निम्नलिखित विषयों में राज्य की सरकारों पर नियंत्रण रखती है। पहला, राज्यों की कार्यपालिका पर संघ का नियंत्रण। संविधान ने राज्यों की कार्यपालिकाओं को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य की कार्यपालिका इस प्रकार अपनी शक्ति का प्रयोग करे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य द्वारा लागू होने वाले अन्य कानूनों का समुचित रूप से पालन हो। इस विषय में संघ की कार्यपालिका को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे समय समय पर राज्यों को आवश्यक निर्देश दें। राज्यों की सरकारों को संघ के द्वारा आदेश देना। संविधान ने देश के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संघ सरकार को यह अधिकार दिया है कि वे राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है कि वे अपने संचार साधनों को इस प्रकार विकसित करें जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह संघ की सेना के लिए उपयोग में लाया जा सके। तीसरा है, राज्य सरकार केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में वे केंद्र की इच्छाओं को पूरा करने में सहायता देती हैं। केंद्र राज्य के अधिकारी को संघ सूची के विषय से संबंधित किसी कार्य को करने का उत्तरदायित्व प्रदान कर सकती हैं। संघीय संसद कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे किसी राज्य की सरकार या उसके अधिकारी ऐसा कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं जो अन्य राज्यों या अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। अंतर्राज्यीय नदियों और घाटियों पर संघ का अधिकार। भारत में अनेक नदियां हैं जिनमें कुछ नदियां कई राज्यों से होकर के बहती हैं। अतः संघीय संसद को अंतर्राज्यीय नदियों और नदियों की घाटियों के संबंध में उठने वाले विवादों का निर्णय करने का भी अधिकार होता है। पिछड़ी जातियों के कल्याण संबंधी संघ का उत्तरदायित्व। संविधान के अनुसार पिछड़ी जातियों के उद्धार एवं कल्याण का उत्तरदायित्व भी संघ सरकार पर है। राष्ट्रीय पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए एक आयोग घोषणा करती है कि आयोग गठित कर सकती है। संघ इस संबंध में राज्यों के प्रशासनिक मामलों पर हस्तक्षेप कर सकती है। तीसरा संबंध है वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान ने संघ और राज्यों के बीच उसी प्रकार के संबंधों की स्थापना की है जिस प्रकार सन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों में व्यवस्था की गई थी। वर्तमान संविधान के अनुसार संघ सूची वाले मदों में से जो आय प्राप्त होती है, यदि वह संविधान की किसी धारा के विरुद्ध न हो तो वह पूर्ण रूप से संघ की संचित निधि में जमा हो जाती है। इसी प्रकार राज्य की सूची की मदों से प्राप्त होने वाले आय राज्यों की संचित निधि में जमा हो जाते हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय बहुत कम हैं जिससे आय प्राप्त होती है। तो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। पहला, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान। संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान। जो शुल्क अथवा टैक्स जमा होता है वो सारा का सारा किसी एक सरकार का नहीं होता, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। राज्य सरकारें जमा अवश्य करती हैं, लेकिन उसका कुछ भाग केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार उसका कुछ भाग राज्य सरकार को प्रदान करती है। तो जो शुल्क या टैक्स प्राप्त होते हैं उसमें राज्यों का कोई भाग निश्चित नहीं किया गया है। उसके स्थान पर संघ सरकार विभिन्न राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था करती है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम में जूट, जो प्रमुख रूप से वहाँ का एक प्रमुख व्यापार का प्रमुख भाग है, इस पर प्रतिवर्ष संघ सरकार निर्यात कर वसूल करती है। इस आय से उक्त राज्यों को कुछ राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इसी तरह पीड़ितों की सहायता या निर्वासितों को पुनः बसाने के लिए जो व्यय राज्यों को करने पड़ते हैं उसे अनुदान के रूप में संघ सरकार देती है। पिछड़ी जातियों, जनजातियों, अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए जो योजनाएं राज्य सरकारें बनाती हैं उसको पूरा करने में जो धन व्यय होता है उसे संघ सरकार अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को प्रदान करती है। संघ सरकार आर्थिक संकट से ग्रसित
राज्य सरकारों को भी अनुदान दे सकती है। संघ तथा राज्य सरकारों की व्यय की मुख्य मदें कौन कौन सी मदें हैं? एक, संघ सरकार की मुख्य मदें संघीय ऋण पर ब्याज, जल थल वायुसेना पर व्यय, शासन संबंधी व्यय, डाक तार टेलीफोन संबंधी व्यय, ऋणों का व्यय, पेंशन पर व्यय, राज्यों को आर्थिक सहायता। राज्य सरकार की प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं? पुलिस विभाग, कारागार, कारागार होता बच्चों जेल, सार्वजनिक ऋण, सरकार ने जो उधार लिया है, शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय, कृषि पर व्यय, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर व्यय, स्थानीय शासन, चिकित्सालय आदि पर किया जाने वाला व्यय। तीसरा है राज्यों का ऋण। प्रत्येक राज्य जनहित के नाम पर बहुत अधिक धन व्यय करता है और उसे ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके संविधान के अंतर्गत ऋण लेने की व्यवस्था भी की गई है। संघ सरकार को संविधान में यह अधिकार दिया है कि वह संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत भारत की संचित निधि की जमानत पर ऋण ले सकती है। इसी प्रकार राज्यों की सरकारों को भी ऋण लेने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में संविधान के अनुसार राज्यों का संसद ने यह प्रतिबंध लगा रखा है कि जब तक वह संघ का ऋण या अन्य ऋण पूरा न चुका दे तब तक वे नया ऋण नहीं ले सकते। अन्य वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकारें संघ की उस संपत्ति पर जो राज्य के क्षेत्र में है कर लगाने का अधिकार नहीं रखती, किंतु संघ की ऐसी संपत्ति पर जिस पर राज्य सरकारें संविधान लागू होने के पूर्व कर लगाती हैं या वसूल करती थीं, समान रूप से कर लगाने का अधिकार रखती हैं। संघ सरकार भी राज्यों की संपत्ति पर उस समय तक कर नहीं लगा सकती जब तक कि संसद इस संबंध में कोई कानून पारित न कर दे। संघ सरकार को राज्य के व्यापार और उद्योग धंधों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी माल का क्रय विक्रय राज्य क्षेत्र से बाहर या विदेशों में होता है तो राज्य को उस पर निर्यात कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार का कर लगाने का अधिकार केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। यदि किसी माल का व्यापार दो राज्यों के बीच या अंतर्राज्यीय होता है तो संसद उस पर कर लगाने का अधिकार रखती है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रति 5 वर्ष बाद एक नया वित्त आयोग का गठन करेगा। इस आयोग का एक अध्यक्ष और उसके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे योग्य करों की आय का विवरण, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देना है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति ने पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अब तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। ये 14वां 2020 में समाप्त हुआ है और अब बच्चों 15वां वित्त आयोग लागू होगा। संचित निधि, संचित निधि का शब्द का अर्थ है भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से लिया है। इंग्लैंड के समान भारतीय संविधान ने भारत की स्वायत्त संचित निधि की व्यवस्था की है। इस निधि मतलब होता है कोष, इस संचित निधि में संघ सरकार की समस्त आय, सरकारी ऋणों से प्राप्त किया हुआ समस्त धन आदि जमा किए जाते हैं। इसी प्रकार राज्यों में संचित निधि की व्यवस्था की गई है जिससे राज्य की समस्त आय, ऋणों से प्राप्त धन आदि जमा किए जा सकते हैं। और लास्ट है आकस्मिक निधि। किसी भी प्रकार की आकस्मिक होने वाली घटना के लिए इस फंड की व्यवस्था की जाती है जो संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन होते हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर इस निधि का प्रयोग किया जा सके। संघ और राज्यों के बीच अन्य संबंध, भारत का नागरिक प्रत्येक राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी स्थान पर आवागमन कर सकता है। उसे किसी पारपत्र यानी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम अपना देश छोड़ के बाहर जाते हैं तो बच्चों में पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपने देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर किसी प्रकार के पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार व्यापार करने के लिए भी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, किंतु संसद को इस संबंध में प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य सरकारें भी प्रतिबंध लगा सकती। स्वायत्तता की मांग राज्य सरकारों का प्रश्न भारतीय संघवाद का एक मुख्य बिंदु है। समय समय पर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों के बीच स्वायत्तता को लेकर के मांग उठती रही है और केंद्र सरकार उस पर अंकुश भी लगाती रही है। आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल ही उस राज्य का शासन राष्ट्रपति के आदेशानुसार चलाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी नवीन राज्यों की मांग उठती है, जैसे बच्चों आपके उत्तर प्रदेश का ही विभाजन हो गया है। उत्तराखंड एक भाग अलग हो गया जो उत्तराखंड कहलाया, बाकी भाग उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कई राज्यों का विखंडन हुआ है। सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तो बीच बीच में जो बड़े राज्य हैं उनसे कुछ भाग अलग होकर के एक नए राज्य का निर्माण करते हैं। और कभी कभी अंतर्राज्यीय विवाद भी उत्पन्न होते हैं और ये ऐसे विवाद होते हैं जो कभी पानी को लेकर के, यानी जैसे एक नदी है और दो राज्यों से होकर के बह रही है, तो साधारणतः दो प्रकार के गंभीर विवाद उत्पन्न होते हैं। इसमें एक है सीमा संबंधी विवाद। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा को बनाने की कोशिश करते हैं, भाषाई आधार पर विभाजन का प्रयास करते हैं और कभी कभी उनको सुलझाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जब नहीं सुलझाया जाता तो राज्यों को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता। जम्मू कश्मीर बच्चों, पहले जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थिति प्राप्त थी। धारा 370 वहां लागू था। अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशिष्ट स्थिति प्राप्त थी। वर्तमान में वो विशिष्ट स्थिति समाप्त कर दी गई है और जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था उसे अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। तो पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए हैं और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अब जुड़ गए हैं, तो 7 के स्थान पर 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो जम्मू कश्मीर को अब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त न होकर के वह एक संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो बच्चों आज आपका संघवाद चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज जितना समझाया इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों लघु प्रश्न के रूप में करेंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की विवेचना कीजिए। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए। तो आज जितना समझाया उससे संबंधित ये प्रश्न है बच्चों। ये आपका चैप्टर आज पूरा। अब 2 छोटे छोटे चैप्टर आपके रह गए हैं। एक है संविधान एक जीवंत दस्तावेज और दूसरा संविधान का राजनीतिक दर्शन। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।